डेड एंड जॉब वाला ट्रैप है। एक को निकाल भी देंगे तो 10 लाइन में खड़े हैं काम करने के लिए। लोग अपने मेल स्किप कर रहे हैं यार, कनाडा जैसी कंट्री में। इतना सफर कैसे रहा फिर कॉर्पोरेट जॉब तक का? बहुत टाइटल्स चेंज हो गए फिर तो। इफ यू आर इन्वेस्टेड, अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो, देन देयर इज नो लिमिट। मोस्टली जो रिफ्यूजी केसेस आ रहे हैं वो हरियाणा से आ रहे हैं। इफ यू आर सराउंडेड बाय 5 विनर्स, यू गोना बी द 6th विनर। इफ यू आर सराउंडेड बाय 5 लूजर्स, देन यू गोना बी द 6th वन। कनाडा के अंदर भाई 2025 में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी ही जा रही है। नो डाउट समर्स के अंदर इन्होंने कुछ जॉब्स ऐड जरूर करी थी, बट वो टेम्परेरी सर्च था। पिछले 15 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में। जो यंग कनेडियंस हैं उन्हें काम ही नहीं मिल रहा कहीं पे। और एक ये जो डेड एंड जॉब वाला ट्रैप है, इसमें भी कैसे सब इमिग्रेंट्स फंसे जा रहे हैं, किन रीजन से ये सारी चीजें हुई और किस तरीके से आप इन ट्रैप से बच सकते हो, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लेके आएंगे इस वीडियो में। सो बिना टाइम को वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो कैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन जो 5 साल पहले कनाडा आया था, उसने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, सभी यंग कनेडियंस की तरह एक एंट्री लेवल जॉब भी स्टार्ट कर ली। बट उसके बाद हुआ क्या, उस जॉब से ऊपर कभी वो अपना करियर ग्रो ही नहीं कर पाए। आज 4-5 साल हो चुके हैं। वो फुल टाइम जॉब के बाद पार्ट टाइम उबर जैसी जॉब भी करनी पड़ रही है, सिर्फ खर्चे मेंटेन करने के लिए और क्रेडिट कार्ड बिल्स भरने के लिए। और उसके बाद भी उनके जो लोन्स हैं वो क्लियर नहीं कर पा रहे। डेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहे हैं। ऐसे ट्रैप में फंसने के बाद बंदा अपने करियर के बारे में आगे सोच ही नहीं पाता, क्योंकि वो एक दिन का भी डे ऑफ नहीं ले सकता। तो इसको भाई एक डार्क रियलिटी बोल सकते हो, जिससे कि आज के टाइम में थाउजेंड्स ऑफ इमिग्रेंट्स सफर कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो इमिग्रेंट्स के हाथ में भी थी, बट कुछ चीजें हैं जो उनके हाथ में नहीं थी। तो जो चीजें उनके हाथ में नहीं थी उसमें सबसे पहली है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो कनाडा में रिसेंट ईयर्स के अंदर किस तरीके से मास इमिग्रेशन हुआ है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को, विजिटर्स को, वर्कर्स को यूज करके कनाडा में चीप लेबर इंपोर्ट करी गई है। लेबर बहुत इजीली मिलने लग गई। एम्प्लॉयर्स के लिए जो काम करने वाले बंदे हैं वो डिस्पोजेबल हो गए। एक को निकाल भी देंगे तो 10 लाइन में खड़े हैं काम करने के लिए। सो उनकी वेज बढ़ नहीं पाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती गई। तो अल्टीमेटली एक साइकिल ही चालू हो गया कि जिसमें एंट्री लेवल जॉब्स के अंदर भी बंदा बहुत इनसिक्योर रहने लग गया कि कहीं मेरी ये जॉब भी ना चले जाए। तो अल्टीमेटली रियलिटी क्या है इस टाइम कनाडा की, जो जॉब भी बंदे को करने को मिल रही है वो उठाने के लिए दौड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंजीनियर भी जाके लाइन में लग जाएगा एक एंट्री लेवल जॉब के लिए, क्योंकि उसको भी अपने घर के जो बिल्स हैं वो पे करनी है। तो ये सारा सर्कल मास इमिग्रेशन से शुरू होके बाद में उसी डेड एंड जॉब वाले ट्रैप में ही जाके खत्म होते हैं। सो ये हो गया फर्स्ट रीजन। अब अपने बढ़ते हैं दूसरे रीजन पे। भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से थ्रेटन कर रहे हैं कनाडा को, वो भी इमिग्रेंट्स के हाथ में नहीं था। उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों से बिल्स पे नहीं हो रहे, ग्रोसरी अफोर्ड नहीं हो रही, लोगों के पास 3 टाइम का खाना खाने के भी पैसे नहीं बच रहे। लोग अपने मील स्किप कर रहे हैं यार, कनाडा जैसी कंट्री में। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर भी अगर आपको ग्रोसरी के लिए भी सोचना पड़ जाए तो आप खुद सोच सकते हो कि उस कंट्री की इकोनॉमी किस साइड जा रही है। उसके बाद अपने थर्ड और लास्ट रीजन की बात करें, ये जो ऑटोमेशन आई है, ये जो AI आ रहा है, तो इससे भी लोगों की जॉब्स जो है वो खत्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप रिटेल वर्कर्स देख लो, वॉलमार्ट जैसे स्टोर्स के अंदर भी सेल्फ चेकआउट काउंटर्स आ चुके हैं। तो इन सारी चीजों से भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों को जो भी काम करने को मिल रहा है वो उठा रहे हैं, करियर के ऊपर फोकस कर नहीं पा रहे और अल्टीमेटली उस ट्रैप में जाके फंस रहे हैं। अब आगे बढ़े बात करें क्या चीजें उनके हाथ में थी। तो भाई सबसे पहली चीज लेविश लाइफस्टाइल। कनाडा बंदा सोच के आता है जाते ही मैंने बस शिफ्टें लगा के ये तो महंगी गाड़ी उठा लेनी है, महंगे महंगे मैंने कपड़े लेने हैं, कि हमें फिलहाल तो भी प्रेजेंट का सोचना है, कोई सेविंग नहीं, कोई 6 मंथ का बैकअप फंड नहीं। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्विक मनी माइंडसेट, मतलब कोई ऐसी चीज एक्सप्लोर नहीं करनी जिसके लिए खुद तुम पैशनेट भी हो, जो काम तुम करना चाहते हो, जिसमें अपना करियर ग्रो करना चाहते हो। जो रैंडम जॉब्स मिली है उठा ली। देखो स्टार्टिंग में सबको उठानी पड़ती है, बट उसके बाद कभी उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, फिगर आउट ही नहीं किया कि क्या हमें 5 साल बाद भी यही जॉब करते रहना है या इससे बाहर निकलना है। और अल्टीमेटली थर्ड पॉइंट यही है कि फिर उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है। वो ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप में या फिर ऐसी मिस्टेक्स करके बैठ जाते हैं जिसकी वजह से वो कोई रिस्क नहीं ले पाते, कुछ नया करने की ट्राई नहीं कर पाते, क्योंकि अल्टीमेटली उसी ट्रैप में वो लोग फंस चुके होते हैं। तो इसके बाद अगर अपने बात करें कि इन प्रॉब्लम्स का आखिर सोल्यूशन क्या है, क्या कनाडा के हालात कभी सही नहीं हो पाएंगे? आपको बहुत से ऐसे सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे जिसमें कनाडा के अंदर लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें कनाडा आज भी हेवन ही लग रहा है। तो जैसे कि आपको बोला था एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देंगे। तो मिलिए भाई अर्चित भाई से। क्या हाल है ब्रो? बढ़िया भाई, अपनी बताओ। बस बढ़िया। तो भाई तो शायद इस ट्रैप में कभी घुसे ही नहीं है ना? सारे इस ट्रैप में से निकलते हैं, बट यू हैव टू फिगर इट आउट। तो भी फिर मेरे को लग रहा है भाई की जर्नी तो एक बार सुननी बनती है, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि भाई बंदा किस तरीके से ये सारे ट्रैप में से निकलता है। कौन से साल से आए थे, कैसी रही स्टोरी सारी? मैं आया था 2017 दिसंबर में। और कॉलेज था मेरा लैम्पटन कॉलेज। और स्टडी थी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद क्या सोचा था? फील्ड जॉब करने का था सीनियर? सोच के तो सब यही आते हैं कि फील्ड जॉब करेंगे। मैं भी पीछे बीटेक करके आया था सिविल इंजीनियरिंग में।
तो कॉलेज के सामने एक सिक्योरिटी कंपनी थी, वहाँ पे चले गए। सो दे वर लुकिंग फॉर समवन हु हैड अ कार, तो मैंने उस टाइम अप्लाई करी। तो मेरे साथ हम 4-5 दोस्त गए थे, उनको जो मिली नहीं बट मुझे मिल गई। तो आपने सिक्योरिटी मतलब फील्ड से स्टार्ट किया था पहले? हाँ स्टडी टाइम से ही? हाँ, आई थिंक 4 दिन कॉलेज होता था, बाकी सैटरडे संडे मेरे 2 दिन शिफ्ट होती थी। तो सिक्योरिटी में तो ना एक आरोप भी लगाया जाता है कि ये तो प्रॉपर ही डेड एंड जॉब है, ये सच है या झूठ? पहले तो ये बताओ। नहीं, मेरी भी यही थिंकिंग थी। मुझे भी मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मेरा कोई विजन था सिक्योरिटी को लेके कि मैं कुछ आगे करूंगा। बस मैं कोई जॉब देख रहा था कि मेरे रेंट वगैरह पे होता रहे, खर्चा थोड़ा बहुत निकलता रहे। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि अगर आपको सिक्योरिटी में ही ग्रो करना है, या अगर उसके बाद आपको सीबीएसई में जाना है, या फिर उसके बाद आप पुलिसिंग में जाना चाहते हो, या जिसको हम इंडिया में जेल बोलते हैं उसको यहाँ पे करेक्शन फैसिलिटी बोलते हैं, तो उसमें भी जाना चाहते हैं। मतलब काफी सारी स्ट्रीम्स है कि अगर जहाँ पे सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस काम आ जाता है। तो भाई अपना सफर कैसे रहा फिर कॉर्पोरेट जॉब तक का? मतलब फील्ड से कैसे स्टार्ट करके आगे बढ़े? पहले मैंने काम स्टार्ट किया, क्योंकि साइड पे जब आप सिक्योरिटी में काम करते हो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, राइट एट द मोमेंट आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो काफी सिचुएशंस होती थी, और जब मैं अपने सीनियर्स को रीच आउट करता था हेल्प के लिए, जब गाइडेंस के लिए, राइट, जो मुझे सोल्यूशन मिलता था, कई बार मुझे ऐसा लगता था कि लाइक आई हैव अ बेटर सोल्यूशन। दे आल्सो अप्रिशिएटेड माय वर्क, ठीक है, तो मैं अपने सजेशंस आगे रखता था। मतलब तुम्हारा ये सीन नहीं चलता था कि भाई मैं क्यों फालतू दिमाग लगाऊं या मैं क्यों फालतू हेडेक लूं? आप इन्वॉल्व होते थे पूरा, है ना? मैं तो इन्वॉल्व होता ही था, बट जो मेरे मैनेजर थे, लाइक दे स्टार्टेड इन्वॉल्विंग मी, तो मैं काफी सारा वॉलंटियर काम करता था। फिर तो मतलब टाइटल्स भी बहुत चेंज हुए होंगे आपके। पहले मैं फील्ड में था, उसके बाद फिर मैं साइट सुपरवाइजर बना था, फिर मैं जोन सुपरवाइजर बना था, मोबाइल जोन सुपरवाइजर, उसके बाद फिर स्केड्यूलिंग सुपरवाइजर, ऑपरेशन स्केड्यूलिंग सुपरवाइजर, दैट वाज द टाइटल। आई थिंक यहाँ पे आप फील्ड से फिर कॉर्पोरेट मतलब ऑफिस जॉब में आ गए थे ना? हाँ, फिर ऑपरेशन स्केड्यूलिंग सुपरवाइजर के बाद फिर मैं पीआरसी था, पोर्टफोलियो रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। आफ्टर दैट फिर मैंने कंपनी स्विच कर ली थी। मतलब पहले कौन सी कंपनी? पहले पैलेडिन सिक्योरिटी थी, उसमें मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 साल काम किया। उसके बाद देन मैं वैसे इंडीड पे स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को सामने जॉब आ गई, मैंने वैसे ही अप्लाई कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। देन उसके बाद मुझे फिर यहाँ से जॉब ऑफर आ गया था एज ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सो तब मैंने स्विच किया था 2023 सितंबर में। नहीं मतलब ये जितने भी टाइटल्स चेंज हो रहे हैं तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज होती हैं। हाँ, काम तो देखो बढ़ता जाता है। तो मतलब आप ऑफिस में स्केड्यूलिंग में क्या काम रहता था और फिर कैसे कैसे वर्क? स्केड्यूलिंग में यही था कि शिफ्टें देनी होती थी, गार्ड्स को जो शिफ्टें मिलती थी वो आप ही देते थे? हैं तो काफी सारे मतलब साइट्स थी मेरे पास, वी कॉल इट अकाउंट्स, देन यू हैव टू डू द स्केड्यूलिंग बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन क्लाइंट्स प्रेफरेंस। और फिर उसके बाद पीआरसी होता है, तो पीआरसी में थोड़ा मतलब स्केड्यूलिंग से ज्यादा होता है, मोर ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसको हम बोल सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन होती है, जिसमें आप यू वर्क वेरी क्लोजली विद द मैनेजर, द क्लाइंट सर्विस मैनेजर, एंड असिस्ट विद ट्रेनिंग, हायरिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसेस। देन यू आर सेकंड इन कमांड इफ फॉर सम रीजन अगर आपका क्लाइंट सर्विस मैनेजर इफ दे आर नॉट अवेलेबल और इफ दे आर ऑन लीव फॉर एनी रीजन, इफ दे आर नॉट रीचेबल, देन यू आर द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देन यू मेक द डिसीजंस। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में बेसिकली आई वाज असाइन्ड विद एन एरिया जहाँ पे लाइक आई थिंक 30-40 साइट्स थी मेरी। तो अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जैसे अपने इंडिया में भी डिस्ट्रिक्ट होती है, एक जिला कह लो। हाँ, तो मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट टोरंटो थी, तो मैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था। बेसिकली जितने भी अकाउंट, आई वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर माय क्लाइंट्स। एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 6 महीने काम किया था, उसके बाद फिर मेरी प्रमोशन हो गई थी एज अ रीजनल मैनेजर। और उसमें क्या सीन होता है? रीजनल मैनेजर बेसिकली आपका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, एंड देन इफ यू नो किसी साइड पे सिचुएशन है जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से हैंडल नहीं हो रही और दैट नीड्स टू बी एस्केलेटेड, ठीक है, फिर वो रीजनल मैनेजर के पास एस्केलेट होती है। और आपके पास डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं? हाँ, सो मेरे पास 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, आई वाज सुपरवाइजिंग बोथ ऑफ देम। तो अब आप रीजनल मैनेजर हो? नहीं, मैं रीजनल मैनेजर रहा ऑलमोस्ट 8-10 महीने। ओके, उसके बाद अब मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ। अच्छा, तो ऑपरेशन मैनेजर की क्या फिर ड्यूटीज रहती है? ये उससे भी ऊपर प्रमोशन है, क्या सीन? ऑपरेशन मैनेजर बेसिकली मैं पूरी प्रोविंस देखता हूँ, सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद इन द प्रोविंस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मेरे पास इन टोटल 4 रीजन है, देयर आर 4 रीजनल मैनेजर्स एंड देन ईच रीजनल मैनेजर हैव देयर 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स ईच। राइट नाउ फिर आप ओंटारियो मैनेजर हो, राइट? ऑपरेशन मैनेजर। ओके, बहुत टाइटल्स चेंज हो गए फिर तो। इफ यू आर इन्वेस्टेड, अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो, देन देयर इज नो लिमिट। तो वही जो तुम बोल रहे थे अभी ट्रैप वाली बात, ठीक है, ट्रैप में आते सब जीरो से स्टार्ट करते हैं, सब एंट्री लेवल से। कोई किसी को आते गद्दी पे नहीं बिठाता, कि कोई किसी को आगे नहीं कहता कि भाई तू मैनेजर है, ये तू डायरेक्टर है। स्टार्ट आपको जीरो से करना पड़ता है, बट ये है कि आप जहां भी हो, जहां से भी स्टार्ट कर रहे हो, हैव अ विजन कि हाँ 1 साल बाद अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैं 1 साल बाद मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मैं लाइक लुक फॉर द नेक्स्ट पोजीशन, ऑलवेज कीप क्लाइंबिंग द लैडर। अब आगे की क्या गोल्स चल रहे हैं? जब मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वाली जॉब स्टार्ट करी थी तो फिर मैंने साथ में क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। आपने स्टडी वापस करी फिर? हाँ, आई वेंट बैक टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो मैं एक फुल टाइम जॉब भी कर रहा था, साथ में मैं एक फुल टाइम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी था, एंड दैट आल्सो अ लॉ स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप लॉ। मतलब सिक्योरिटी से कॉर्पोरेट जॉब से सीधा स्टडी और वो भी इमिग्रेशन रिलेटेड, मतलब ये चेंज कैसे? सो इसका भी रीजन सिक्योरिटी थी। आपको भी पता होगा, यू आल्सो वर्कड एज अ सिक्योरिटी, राइट? मोस्टली जो वर्क फोर्स है वो इमिग्रेंट्स की है। आज के टाइम मोस्टली जो रिफ्यूजी केसेस आ रहे हैं वो हरियाणा से आ रहे हैं, ठीक है, और सबकी एक ही स्टोरी है कि कैसे मेरे एजेंट ने मुझे मिसगाइड कर दिया, मेरी लाइफ खराब होगी। आपने भी ये चीज देखी होगी, वंस यू आर अ पीआर तो लोग आपसे सजेशन लेने बहुत आते हैं। सो आई रियली वांटेड टू हेल्प देम, बट आई वाजंट लाइसेंस्ड एंड आई एम वेरी एक्टिव इन माय
कम्युनिटी, सो टू गिव बैक, अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए आई डिसाइडेड कि आई विल गेट लाइसेंस लेना एटलीस्ट जरूरी है। इंडिया में तो बहुत सिंपल है, आप दुकान खोल के बैठ जाओ, इमिग्रेशन का या जो भी है सजेशन आप काउंसलिंग कर सकते हो। यहाँ पे नहीं भाई, आपको लाइसेंस की नीड होती है। तो बेसिकली अब आप जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस भी देख रहे हो? मेरी फुल टाइम जॉब है, उसके साथ साथ में आई ऑल्सो रन दिस ब्लू जे इमिग्रेशन। तो चलो अभी ये तो होगी भाई की जर्नी, अब बढ़ते अपने कंक्लूजन पे। तो भी अब आपको नॉलेज वगैरह, पॉलिसीज वगैरह की भी बहुत होगी। गवर्नमेंट क्या क्या चीजें कर सकती है कि ये जो ट्रैप में बच्चे या इमिग्रेंट्स ना फंसे? यूएसए के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। कनाडा के पास अपने बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये जो ट्रम्प की ट्रेड वॉर चल रही है, जो इसने इतने सारे टैरिफ लगाए हैं, यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। कनाडा प्रमोट करे इंस्टेड ऑफ अमेरिका, अपने बाहर कस्टमर्स ढूंढे। और दूसरा ये है कि आज के टाइम सारे बिजनेसेस कनाडा छोड़ के भाग रहे हैं, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करे जिससे जो बिजनेस है दिस बिकम्स अ कंट्री ऑफ देयर चॉइस। घर के पास ही हमारे एक सड़क बंद कर रखी है क्योंकि ओवर ब्रिज बना रहे हैं। 4 साल हो गए। हाँ, लगभग 3-4 साल हो गए। 6 महीने का काम है, अगर अच्छी क्वालिटी का भी बनाना है आपने मस्त, है ना। तो यहाँ पे कनाडा में ये बड़े चक्कर हैं, लिटरली जो 2-2, 3-3 दिन का काम है उसमें सिर्फ परमिशंस लेने में ही सालों साल लग जाते हैं। तो कनाडा को भी कुछ पॉलिसीज पे भी अपनी वर्क करना पड़ेगा। और साथ में अगर अपने बच्चों की बात करें या इमिग्रेंट्स की बात करें, वो क्या कर सकते हैं, उसमें तो भाई ने भी बहुत ढंग से बता दिया कि भाई सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, स्टार्ट हर बंदा एंट्री लेवल से ही करता है, बट उसके बाद ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप फुल टाइम काम करने के बाद बचे हुए टाइम में पार्ट टाइम उबर चला के 4 पैसे बनाने का माइंडसेट लेके बैठे हो, या उस टाइम को यूटिलाइज करके ऐसे काम को टाइम दे रहे हो जिसके लिए आप ट्रूली पैशनेट भी हो। तो भाई आपके अकॉर्डिंग कनाडा ढंग की जगह है या नहीं है रहने के लिए? कनाडा बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी कंट्री है। यू कैन सी हवा पानी बहुत अच्छा है यहाँ पे। इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू फिगर इट आउट। प्रॉब्लम्स हर जगह पे हैं, इंडिया में भी है, कनाडा में भी है, यूएसए में भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। नथिंग इज इजी। सबसे पहले तो अगर आप आ रहे हो तो स्किल सीख के आओ। अगर स्किल आप यहाँ पे वहां से इंडिया से नहीं सीख के आए तो यहाँ पे आके, ठीक है, आप यहाँ पे आके भी सीख सकते हो। वट एवर यू आर डूइंग ऑन अ फुल टाइम बेसिस, कोई भी सर्वाइवल जॉब कर रहे हो, उसके साथ जितना भी आपको टाइम मिलता है वीकेंड पे या फिर शाम को घर आके, आप किसी साइड हसल पे काम करो विच इज प्रोडक्टिव, कि जिसका आगे कोई फ्यूचर हो। वो कुछ भी हो सकता है, आपका 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर प्लान होना चाहिए कि हाँ मैं 1 साल बाद मुझे यहाँ पे होना है, 3 साल बाद मुझे ये करना है, 5 साल बाद ये करना है। और एक जो बहुत बड़ी चीज है विच इज वेरी अंडररेटेड, आपकी सराउंडिंग, आप किन के साथ रहते हो, किन के साथ बैठते हो, वो बहुत ज्यादा डिसाइड करता है। आपने सुना होगा, इफ यू आर सराउंडेड बाय 5 विनर्स यू गोना बी द 6th विनर, इफ यू आर सराउंडेड बाय 5 लूजर्स देन यू गोना बी द 6th वन। और अगर आप आगे ऐसे घर में जहाँ पे वही गलत एक्टिविटीज चल रही हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो आज के टाइम में वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। होमलेस शेल्टर में आपको इंडियंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस ये था आज की वीडियो के अंदर, हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न के ऊपर आज डिस्कशन करी है। एंड थैंक यू सो मच भाई अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने के लिए। थैंक यू। और भाई की अगर प्रोफेशनल एडवाइस भी चाहिए हो तो वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल देंगे। तो ठीक है गाइस, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है ऐसी और वीडियोस बनाने की। और आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।